दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ है चर्चा में वरिष्ठ और बहुत ही पुराने सक्षम नेतृत्व जिसे कहा जा सकता है, आम्बेडकरी मूवमेंट में जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़ जी। दोस्तों, इनका परिचय देने से पहले मैं थोड़ा आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत ही गरीब परिस्थिति से निकले हुए और इन्होंने भले ही एडवोकेट बने हैं, वकालत कर रहे हैं, रनिंग में है, वरिष्ठतम है, लेकिन जब इनकी शुरुआत हुई थी तो भारत बहुजन महासंघ से शुरू हुई थी, जो प्रकाश उर्फ बाबा साहब अम्बेडकर पक्ष चलाते हैं, जिनका नाम आजकल वंचित बहुजन आघाड़ी। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर। जय हिंद। तो सिद्धार्थ जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी आप बताइए कि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बहुजन महासंघ प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी थी, 2012 तक जो उनकी टीम थी, अमरावती जिले में नहीं संपूर्ण महाराष्ट्र में अमरावती जिले की जो टीम थी, जिसमें आप उस समय में शहर अध्यक्ष पद पर थे, मैं भी आपके साथ में था, आपकी वार्ड में ही था। तो 2012 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी वो पूरी टीम बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर चले गई? ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्वभाव है, कहीं वो इसके लिए कारण तो नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स कोई नेता के स्वभाव के ऊपर निर्भर नहीं होती है। पॉलिटिक्स होती है उनके विचारों के ऊपर निर्भर। जी। और जहां तक आपका कहना है कि 2012 तक मैं सक्रिय था, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि 2012 तक मैं सक्रिय नहीं था। तब मैं भारत बहुजन महासंघ नाम का जो बाबा साहब अम्बेडकर का संगठन था, उसमें मैं काम करता था। उसके बाद 2018 में बाबा साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी का गठन किया जी। और फिर मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का शहर अध्यक्ष करके मैं अभी 2 साल, करीब 2 साल पहले तक था। अच्छा। मगर कुछ जो पॉलिटिकल मतभेद है वो होने के कारण मैं अभी सक्रिय नहीं हूँ। नहीं लेकिन इसका कुछ तो कारण होगा कि पूरी टीम, एडवोकेट पीएस कर से सतीश सियाले सर, विनायकराव द्विते सर, उसके बाद में रामभाऊ पाटिल या फिर नंदेश अंबाड़कर जी, दरियापुर की बड़ी सी टीम थी, नामदेवराव जावरकर साहब थे, लिंदे साहब थे, अमरावती में बहुत सारे आपके साथ संजय शिरभाते वगैरह थे, एडवोकेट विश्वास गायकवाड़ थे, साथ में आपके बहुत सारे उस समय के जो युवा वर्ग था, जिसमें शुद्धोदन रौराड़े करके थे, या राजू चौथमल जैसे मैं हूँ, ऐसे आपके साथ बहुत संगठन में थे। वो एकदम से निकल गए ना, वो उसका प्रभाव जो है वो जनमानस पर भी पड़ा है, अम्बेडकर मूवमेंट पर। क्योंकि कम से कम महाराष्ट्र में आम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में आम्बेडकरी मूवमेंट जो चलाने वाले हैं, जिनके ऊपर समाज विश्वास दर्शाता है, वो विश्वास बाबा साहब अम्बेडकर ने की वजह से कम हो रहा है या उसकी वजह से आपने संगठन छोड़ा है? पूरी टीम, मैं इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रहा, पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं भी, मेरे दिल में भी वो सवाल चलते रहते कि ऐसा क्यों होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ये जितने भी नाम लिए हैं, यह सब के सब लोग पॉलिटिकल अपेक्षा के तहत बाबा साहब के साथ जुड़े जी। और हर कार्यकर्ता की, हर नेता की पॉलिटिकल अपेक्षा होती है। उनके माइंड में एक सेटअप है कि मैं अगर खासदार बनता हूँ, मैं अगर आमदार बनता हूँ, या मैं कारपोरेटर बनता हूँ, या मैं पंचायत समिति सदस्य बनता हूँ, या सरपंच बनता हूँ, या ग्राम पंचायत सदस्य बनता हूँ, तो ही मैं पॉलिटिक्स में काम करूंगा। अच्छा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कारवा चलाया है पॉलिटिकल, उस कारवा को सैबोटेज करने के लिए बहुत सी शक्तियां काम कर रही थी। जी हाँ।
और जब बहुत सी शक्तियां एक विशिष्ट आदमी को दबाने के लिए, सैबोटाइज करने के लिए जब काम करती है, और कार्यकर्ता जब ये देखता है कि मैं सत्ता से कोसों दूर हूं, तब उसमें एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन आता है। और उस पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत ये लोग, इन्होंने भारी बहुजन महासंघ छोड़ा, और भारी बहुजन महासंघ छोड़ने के बाद अगर इनकी कोई वैचारिक या तात्विक मतभेद थे बाला साहेब के साथ, या संगठन के साथ अगर तात्विक या वैचारिक मतभेद के कारण अगर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी, ऐसा अगर अपन समझे, तो फिर ये कोई राष्ट्रवादी में गया, कोई कांग्रेस में गया, कोई बसपा में गया, तो ये इन पॉलिटिकल पार्टी में क्यों गए? जब हम इसका आकलन करते हैं तब हमें यह दिखता है कि इनको पॉलिटिकल गेन हुआ नहीं, इसलिए ये सत्ताधारी पार्टी के आश्रित बनने के लिए वहां गए, मगर सभी को कुछ मिला नहीं, कुछ लोगों को कुछ मिला, और बाकी जो लोग हैं आज भी वैसे के वैसे ही है। अभी कुछ उसमें के बुढ़े हो गए, कुछ थक गए, कुछ अपने घर में बैठ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सिद्धार्थ जी, बाबा साहब आम्बेडकर के जो मूवमेंट्स है, जब से उन्होंने शुरू किया, आई थिंक 1920 से लेकर 1920 से उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया, उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स कम थे और सोशलिज्म ज़्यादा था, और उन्होंने समाज के लिए ही अपना जीवन अर्पित भी किया। बाकायदा गांधी से लड़े, नेहरू से लड़े, कांग्रेस की पूरी पार्टी से लड़े, साथ में उस समय में आरएसएस, राम राज्य परिषद जैसे संगठन थे, और हिंदू महासभा विशेषकर, इनके साथ भी लड़े हो, और बाकायदा समाज के लिए वो जो सामाजिक जो मूवमेंट थे उनकी डेट के बाद 1956 के बाद जिनके हाथ में आई, उस मूवमेंट में आप देखेंगे दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब गवई, रामदास जी आठवले, प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाड़े, इवन अभी राजेंद्र गौड़, यहाँ तक की जो जर्नी है 56 के बाद की, यहाँ तक की जर्नी, आपने जैसा भी मेरे सवाल का जवाब दिया, पॉलिटिकल स्वार्थ, तो इन लोगों ने भी स्वार्थ साधा है क्या? बाबा साहब के मूवमेंट को उन्होंने छोड़ के पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने में ज्यादा रुचि दिखाई, क्या ऐसा लग रहा है आपको? आपने जो कहा है कि बाबा साहब ने एक सोशल मूवमेंट चलाई, और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद जिन लोगों का आपने नाम लिया है, मेरे हिसाब से इनमें से एक भी आदमी ने सोशल मूवमेंट नहीं चलाई, चाहे वो दादा साहब गायकवाड़ हो या अभी तक राजेंद्र गवई हो। जितने भी लोगों के आपने नाम लिए, इन्होंने एक ने भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाई, इन्होंने सामाजिक मूवमेंट नहीं चलाई। ये सब पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं। तो समाज का वाली कौन है फिर? हाँ, तो समाज का वाली, अभी समाज को खुद सोचना चाहिए कि समाज का वाली कौन है। अच्छा। क्योंकि समाज का जो दृष्टिकोण है, समाज का दृष्टिकोण ऐसा है कि ये जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, समाज उनके ऊपर पॉलिटिकली डिपेंड हुआ है। अच्छा अच्छा। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब रिपब्लिकन पार्टी की जाहिरनामा घोषित किया, जी हाँ, और रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया बाबा साहब ने, रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, और बाबा साहब आम्बेडकर ने हम सबको एक आइडेंटिटी दी। अच्छा। वो आइडेंटिटी का नाम है रिपब्लिकन। जी हाँ। मगर बाबा साहेब आम्बेडकर साहब के महापरिनिर्वाण के बाद हमारे जो नेता है और हमारा जो समाज है, दलित, शोषित, वंचित जो भी समाज है, ये बाबा साहेब से ज्यादा होशियार बन गया। अच्छा। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिपब्लिकन, ये जो थीम बाबा साहब ने दी थी, जी हाँ, जो रिपब्लिकन संकल्पना दी थी, जिस रिपब्लिकन का जाहिरनामा ही भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन था, जी हाँ, उस थीम को
इन्होंने ब्रेक करके एक बहुजन नाम की थीम लाई। अच्छा। और बहुजन नाम की थीम से क्या हुआ है? बहुजन नाम के थीम से ये हुआ है कि हर जाति का एक पुरुष जिन्होंने थोड़ा सा सामाजिक काम किया है, हर जाति का एक धार्मिक संत इन्होंने जिंदा किए। अच्छा। और जो हमारा बाप था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, हाँ। उनको रिप्लेस करके ये 108 बाप की औलाद बन गए। अच्छा। उससे क्या हुआ कि हमारा जो सोशल मूवमेंट था, जो बाबा साहेब का सोशल मूवमेंट था, जो बाबा साहेब कह रहे थे चलो बुद्ध की ओर, मुझे सारा भारत प्रबुद्ध करना है, ये जो बाबा साहेब का सपना था, वो सपने को इन्होंने डैमेज किया। कैसा डैमेज किया? तो एक संत है, वो संत ने समानता मानी। समानता मानते हुए उसने ये भी माना कि ईश्वर एक है और हम उसी ईश्वर के सारे बच्चे, यानी ईश्वर आइडेंटिफाइड हो गए, ईश्वर जिंदा हो गए। हाँ। हमारा क्या काम था? बुद्ध क्या कहते हैं? ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है। मगर जो बाबा साहेब कहते थे कि मुझे पूरा भारत प्रबुद्ध करना है, जब ईश्वर आ गया तो लोगों ने वो जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और जो तमाम सनातनी संस्था है, उनका काम हमारे लोगों ने अनाहुतपने किया। अच्छा। और हम इस बात को उन नेताओं को भी जिम्मेदार नहीं ठहराते। उसके बाद भी समाज की वो जिम्मेदारी थी, समाज की ये जिम्मेदारी थी, जो समाज स्कॉलरशिप लेने के लिए रेवेन्यू स्टैम्प लेके स्कूल में जाता था, रेवेन्यू स्टैम्प चिटकाता था और स्कॉलरशिप लेता था। वो समाज ने हमारा नेता क्या कर रहा, हमारा नेता कौन सा गधे बना कर रहा, कौन सी मूवमेंट के साथ बेईमानी कर रहा, इसके ऊपर वॉच डॉग के जैसा नजर नहीं रखी। अच्छा। उसका परिपाक ये हुआ कि हमारी नेता कावड़ यात्रा में भी जाते हैं, हमारे नेता मंदिरों में जाते हैं, हमारे नेता सभी इधर जाते हैं। और जो बाबा साहब कहते हैं कि मैं मेरा भारत प्रबुद्ध भारत करूंगा, उसी सपने को ये तोड़ रहे हैं। जी जी जी। सिद्धार्थ जी, आपने काफी बढ़िया विश्लेषण किया है 1956 के बाद के नेताओं के आचरण पर। तो आपने वंचित में भी 2 साल काम किया एज अ शहर अध्यक्ष, और वंचित छोड़ने के बाद में आपने अचानक एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, और वो प्लेटफॉर्म का नाम सुनकर ही मुझे आश्चर्य हुआ। पहली बात, मैं आपके साथ फेसबुक पर जुड़ा हूँ, व्हाट्सएप पर भी जुड़ा हूँ, और उस प्लेटफॉर्म में जो मीम्स आते थे, पोस्ट आते थे, या जो भी आर्टिकल आप डालते थे, जिसका नाम पब्लिक पार्लियामेंट था, वो पब्लिक पार्लियामेंट क्या है एक्चुअल? क्योंकि अमरावती में जितने भी वाचक या दर्शक आपके पब्लिक पार्लियामेंट के होंगे, उनके मन में जिज्ञासा है कि पब्लिक पार्लियामेंट क्या है एक्चुअल। मुझे भी नहीं पता, कृपया करके आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। नहीं, डिटेल में बताने का ऐसा है कि नहीं, उसके जो मीम्स, आपके जो मीम्स है वो इतने मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, वो उसके पढ़े बिना, लाइक किए बिना और कमेंट किए बिना रहा नहीं जाता। पब्लिक पार्लियामेंट नाम का कोई सामाजिक संगठन नहीं है। अच्छा। पब्लिक पार्लियामेंट नाम की सिर्फ थीम है। ओहो। थीम इस वजह से मैं कहता हूं कि हम पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि भेज रहे हैं जी, वो प्रतिनिधि पब्लिक का काम कर रहा है या नहीं है, ये हमारे मन में एक शंका है। अच्छा अच्छा। मेरे हिसाब से जो पार्लियामेंट में प्रतिनिधि जा रहा है वो पब्लिक का काम नहीं करता। अच्छा अच्छा। क्योंकि पब्लिक जब उसको चुन के देती है तब दारू, मटन, जात, धर्म, पंथ ये देख के उसको चुन के देती है, और ये उसे पता है। तो हमारा प्रयास ऐसा है कि पब्लिक की बात पार्लियामेंट के थ्रू वो अगर नेता अगर नहीं पहुंचाता तो ये एक जनसंसद है। अच्छा अच्छा। ये पब्लिक की पार्लियामेंट है। अच्छा। हम पब्लिक के पार्लियामेंट में जो हमारी बात है, हमारा जो मुद्दा है,
हम पब्लिक को मजबूर करते हैं कि हम जो भी लिख रहे हैं, जो छोटे छोटे कोटेशन है, क्योंकि हमने पब्लिक का मन पढ़ा है, जी जी जी, पब्लिक को भी हमने तराशा है। तो जब हम 10 लाइन लिखते हैं तो पब्लिक ऊपर की 4 लाइन ही पढ़ती है और सीधा आगे चली जाती है। अच्छा, ऐसे बहुत से कम वाचक है। आपने अगर 2 पेज का एक आधा आर्टिकल लिखा, जी हाँ, तो वो फेसबुक पे और इस पे नहीं पढ़ते। जी जी, और वो आर्टिकल अगर हमने न्यूज़पेपर में दिया तो न्यूज़पेपर तो हमारे बाप का है नहीं, हाँ, वो नहीं छापता, वो छापेगा नहीं। और जब हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है और जिस समाज में हम काम करते हैं उसकी पढ़ने की आदत नहीं है, तो इसलिए हमने उसमें से एक शॉर्ट फॉर्म निकाला। अच्छा, कि जो पिक पॉइंट है वो पिक पॉइंट को हाईलाइट करना है, इसलिए हम छोटे छोटे कोटेशन डालते हैं। पब्लिक पार्लियामेंट नाम का सिर्फ एक लिखान का तरीका है, उसका कोई संगठन नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नहीं, हमें क्या, मुझे क्या और हमारे अमरावती की जनता या हमारे दर्शकों को अभी तक ऐसा ही लगा कि पब्लिक पार्लियामेंट कोई संगठन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप जैसे एडवोकेट है तो बहुत सारे एडवोकेट्स उसमें होंगे, उनका कोई ग्रुप होगा, ऐसा मुझे लगा। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, लेकिन आपने इसको डिफाइन किया हुआ है अच्छे ढंग से। तो पब्लिक पार्लियामेंट का जो काम है आपका, जनता को एक्चुअल जगाना है, उन्हें चटका देकर, उन्हें घाव देकर जगाना है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, जो कि मेरे ख्याल से नहीं कर रहे। लेकिन 2023 में 22-23 में एक बड़ी मूवमेंट तैयार हुई, भारत जोड़ो यात्रा की। आपने भी बहुत सारे सुना होगा, वीडियो में देखा है, पेपर में पढ़े होंगे, राहुल गांधी की यात्रा थी। एक्चुअल जो आरएसएस का नाम आया उससे रिलेटेड मेरा प्रश्न आने वाला है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो चालू हुई है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके बाद में सेकंड जो यात्रा हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो अभी लास्ट ईयर हुई है मणिपुर से बॉम्बे तक, वो जो यात्रा हुई, इन दोनों ही यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस को प्रमुख रूप से टारगेट किया हुआ है। एक समय बाबा साहब भी आरएसएस को टारगेट करते थे। जितना बाबा साहब ने कहा है उतना तो राहुल गांधी नहीं बोल पाए, मुझे पता है, और ये सच्चाई भी है। राहुल गांधी इतना नहीं बोल पाए जितने बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे। लेकिन आजादी के बाद जो काल है, सबसे ज्यादा मुखर आपको नहीं लगता है राहुल गांधी आरएसएस के ऊपर है? आरएसएस और कांग्रेस का जो नाता है उसको अगर अपन इतिहास में देखा जाए तो मेरा आकलन ऐसा है कि आरएसएस को बढ़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। शायद बोलिए ना, कांग्रेस के एक नेता ने ये भी कहा था, नरसिंह राव इज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आरएसएस। इसका मतलब यह है कि आरएसएस के लोग कांग्रेस में रहकर आरएसएस को बढ़ाने का काम कर रहे थे, और यह बात कांग्रेस से भी दूर नहीं है। यह बात कांग्रेस को भी पता है कि आरएसएस को बढ़ाने में कांग्रेस का हाथ है। मगर आज के कंडीशन में 2014 के बाद जो मुखर हिंदुत्ववादी का मुखौटा आया और जो प्रखरता से अपनी आइडियोलॉजी को सेटअप करने के लिए जो आरएसएस ने काम किया, उससे हुआ क्या? तो उससे हिंदुत्ववादी संगठन के वजह से बीजेपी बहुत ही पावरफुल हो गई। जी। अब जब बीजेपी पावरफुल हो गई तो इस देश में सत्ता करने वाली 60 साल 70 साल जिस कांग्रेस ने सत्ता की वो कांग्रेस कमजोर होती गई। जी। तो फिर बीच में नाटक आया। फिर कांग्रेस ने एक मेरे हिसाब से ऐसा प्लानिंग किया कि बीजेपी को कैसा रोका जाए। जी। तो कांग्रेस ने
बीजेपी को रोकने के लिए जो बीजेपी का कट्टर हिंदुत्ववाद था, वो कट्टर हिंदुत्ववाद न स्वीकारते हुए एक सॉफ्ट हिंदुत्ववाद की भूमिका ली। जी हाँ। राहुल गांधी जी का जानवा डाल के मंदिर में जाना, प्रियंका गांधी का गंगा के नदी में डुबकी लगाना, ये उन्होंने ट्राई किया। मगर जब मेरे पास घी है और तुम्हारे पास डालडा है, तो आप क्या चुनेंगे? घी को चुनूंगा। तो लोगों ने वो घी को चुना, कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी को चुना और नरेंद्र मोदी को चुना। जब यह बात राहुल गांधी को पता चली कि वी आर गोइंग टू डाई कंडीशन, हम तो मरने के इसमें कगार पे आ गए। जी हाँ। और जब देश का हम इतिहास देखते हैं तो देश का इतिहास सीधा सीधा दिखता है। एक तरफ है ब्राह्मणवाद और दूसरा तरफ है बुद्धवाद। जी हाँ। या उसको अभी आधुनिक इसमें अपन आम्बेडकरवाद कह सकते हैं। जी हाँ। जब ये लड़ाई देखी तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को बचाने के लिए उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। जी जी। इसलिए उन्होंने हाथ में संविधान लिया और आरएसएस को नंगा करना उन्होंने शुरू किया। आज के कंडीशन में जो अम्बेडकरवादी लोगों की भूमिका है, जी हाँ, कि आरएसएस को इंटरनेशनल लेवल पे नंगा करना, जी हाँ, वो काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी इसी टाइप से ईमानदारी से अम्बेडकरवाद का स्वीकार करते हैं, कांग्रेस अम्बेडकरवादी नहीं है, मगर राहुल गांधी जी अगर अम्बेडकरवाद का स्वीकार करते हैं तो इस देश की वंचित, दलित, शोषित, आदिवासी समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। मगर अगर राहुल गांधी ने सत्ता आने के बाद वही पुरानी कांग्रेस की घटिया राजनीति की, तो उनका भविष्य मुझे दिखता नहीं है। जी जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया आपने राहुल गांधी का विश्लेषण किया है। 2014 में के बाद 2014 के बाद जो बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की लहर है, जिसकी वजह से भारत देश का पूरा संसाधन, पब्लिक सेक्टर्स है या फिर सार्वजनिक उपक्रम की संस्था है या प्राइवेटीकरण को जिससे हम कह सकते हैं, वो टोटली बेच दिया गया ऐसा लगता है। क्योंकि वो बेचा तो नहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उसको 30 साल की लीज पर दिया। 30 साल की लीज मतलब बेचना ही होगा, क्योंकि 30 साल की लीज का कोई प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में। राहुल गांधी की यात्रा के बाद उन्हें जो लाभ मिला है वो 2024 में आपको दिखा, क्योंकि बीजेपी 240 पर रुक गई। वो यात्रा का कुछ उसका हाथ में नहीं, मेरा ये मानना है कि वो यात्रा के वजह से राहुल गांधी जी बीजेपी को 240 तक लाए, ये 100% मैं नहीं मानता। फिर उसका कारण क्या है? उसमें से हाँ, तो उसका कारण मैं ये बता था कि बीजेपी ने सबसे पहले प्रिंट मीडिया और अपना ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ऊपर कमांड किया। जी हाँ। और कमांड करने के वजह से वो जो अपने घर का टीवी है, अपने घर का टेलीविजन है, वो एक्चुअली आरएसएस के कार्यकर्ता के जैसा वर्क कर रहा था। प्रवक्ता हो गया, स्पोक पर्सन हो गया। और उन्होंने जो एक आभासी दुनिया खड़ी की कि ये जो काला धन है वो अगर हम लाएंगे तो हर एक आदमी के खाते में 15 लाख दे सकते हैं। जी जी। पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा और सब हरा भरा हो जाएगा। ये जो आभासी दुनिया खड़ी की, तो लोग उस सपने में तो चले गए। मगर जब वो जी रहे थे तब उनको 1200 रुपए का सिलेंडर लाना पड़ता था। आज प्राइवेटाइजेशन के वजह से केजी में अगर डालना है लड़के को तो 50,000 रुपए पहले डोनेशन देना है। तो ये जो गरीब लोगों ने ये देखा कि ये तो साला अपन ने जिस सोच से इनको दिए थे वो सोच तो मार खा गई।
जी हाँ। और ये भुगतना अपने को पड़ रहा है, इसमें सिर्फ मुसलमानों को भुगतना नहीं पड़ रहा था, हाँ, भारत की पूरी जनता को भुगतना पड़ा। भारत के पूरी जनता नहीं भुगता। हम्म। तो वो भी एक अंडर करंट था अच्छा। कि नहीं, अब इनको हटाना है। जी हाँ। जब इनको हटाना है हम्म। तो उनका अल्टरनेट तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, सही बात है। जब देश में हम देखते हैं हम्म। तो बीजेपी का अल्टरनेट कौन दिखता है? कांग्रेस। तो नेचुरली कांग्रेस है। हाँ। तो इसलिए कांग्रेस के तरफ रुझान बढ़ा। अच्छा। और सिर्फ कांग्रेस के तरफ नहीं बढ़ा, तो कांग्रेस ने जो थोड़ा सा समंजसपना दिखाया, हम्म। जो छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन करके एक इंडिया गठबंधन किया, जी हाँ। उससे एक भरोसा आ गया, जी। रीजनल पार्टीज को भी भरोसा आया, और उस वजह से हम्म। ये 240 तक रुक गए। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली 240 के पर अटकने के बाद भी उन्होंने सरकार बना ही ली, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से। चंद्रबाबू नायडू की 16 सीट प्लस उनके साथ जो पवन कल्याण है, वहाँ के फिल्म एक्टर, 2 सीट उनकी, 18, और 12 सीट इनकी, नीतीश कुमार की। मतलब नानी जिसे एक संबोधन दिया गया है, उसकी वजह से उनकी संस्था सरकार बनी है। 1 अगस्त का दिन एक आरक्षण का जो मसला है, या आरक्षण का जो रूप है, या आरक्षण के नाम का जो चमकता हुआ सितारा या सूर्य, 1 अगस्त को एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से, 7 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें अध्यक्षता भले ही चंद्रचूड़ साहब ने किया, लेकिन उसका जो आदेश लिखा है, जो आदेश पढ़ा गया, BR गवई साहब की ओर से पढ़ा गया, उसमें जो SC और ST का जो वर्गीकरण का जो मसला है, वो ST वर्गीकरण का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, या दलितों को बांटने की कोई साजिश है बैकडोर से, ऐसा लग रहा है आपको? वो जो आरक्षण का जो जजमेंट है, वो जजमेंट ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओह हाँ। क्योंकि आरक्षण बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों दिया? व्हाट इज द रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्या है? तो रिजर्वेशन सिर्फ रोजी रोटी का मसला नहीं है। जी हाँ, गरीबी उन्मूलन का रास्ता नहीं है, वो गरीबी हटाओ का कार्यक्रम नहीं है, तो वो रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। जी। अगर 100 सीट्स है तो 100 सीट्स में 100 के 100 सीट्स अगर एक ही समाज खा लेता है तो बाकी के समाजों का क्या? जी हाँ। तो उस वजह से तुम्हारे समाज का प्रतिनिधित्व रहने के लिए आरक्षण बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। जी हाँ। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, अब तो सुप्रीम है। जी हाँ। और सुप्रीम होने से ऐसा नहीं है कि उनका जजमेंट ये सही है। जी हाँ। क्योंकि इसके पहले 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था यही मसले पे। जी हाँ। उस समय ये जो वर्गीकरण है, इसको नकारा गया था। आज उसको स्वीकारा गया है। तो वो जजमेंट को अपन सही समझे या ये जजमेंट को? लेटेस्ट जो होगा। तो मेरा कहना इतना है कि ये भी जो जजमेंट है ये सही है, ऐसा लोगों ने समझना नहीं चाहिए। इस जजमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्रीमी लेयर लगाया है। जी हाँ। जिस आदमी ने आरक्षण का बेनिफिट लिया है उस आदमी के बच्चों को, दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा उसमें क्रीमी लेयर का बेस है। क्रीमी लेयर का बेस है। अब मैंने स्कॉलरशिप ली है तो मैंने भी तो बेनिफिट लिया। जी हाँ। तो फिर आपके बच्चों को, तो फिर मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा, ये तो अन्याय हो जाएगा। और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो सोशल आरक्षण है, ये कोई इकोनॉमिकल आरक्षण नहीं दिया है। हाँ। अब कल परसों BR गवई साहब अगर चीफ जस्टिस होंगे, हाँ, उनका नंबर है, उनका नंबर है, हाँ, तो पेपर में देख लेना क्या हेडिंग आएंगे। तो
पेपर में अगर ये हेडिंग आती है कि एक शेड्यूल कास्ट का आदमी चीफ जस्टिस बन गया है, तो वही अपने आप में वो जजमेंट के ऊपर एक तमाचा रहेगा जी। क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन दुरुस्त होने से तुम्हारी कास्ट अपलिफ्ट नहीं होती है। जी हाँ। क्योंकि कास्ट ये सामाजिक इसके ऊपर है। आज हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी है जी, मगर 100 बार कहते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, मंदिर में प्रवेश के लिए भी नाकार थे, मंदिर में प्रवेश के लिए भी नाकार थे। और अगर ऐसी रामनाथ कोविंद भी थे, दलित ही थे, उनको भी नाकारा। अगर इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही होने के बावजूद भी अगर ये आदिवासी के आदिवासी रहे जी, राष्ट्रपति होने के बाद भी कोविड रामनाथ जी हाँ। वो अगर एससी रहे, मतलब और चीफ जस्टिस होने के बाद भी अगर गवई साहब अगर दलित ही रहेंगे तो वो आरक्षण का जो जजमेंट दिया है वो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट के जी हाँ मुंह पर एक तमाचा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअल क्या हुआ, आपने 2004 की जो बात बताई है, 2000 में आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना साथ में था, उसके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, और सबसे पहले वर्गीकरण का जो केस है या अमेंडमेंट है, उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश में उन्होंने ही लागू किया था, और उसके विरोध में फिर वहाँ के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अनलीगल है, और उसकी सुनवाई के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया अपील में आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसी बीच 2016 के लगभग पंजाब में भी ऐसा एक मसला था, और वो दोनों केस पे मर्ज हो गई थी केस में, जिसका डिसीजन अभी आया। अभी हम फिर से पॉलिटिकल में नरेंद्र मोदी के 2024 की सरकार के बारे में आते हैं। 2024 में 240 पर अटकने के बाद जो उनको सीटें चाहिए थे, 30-32 चाहिए थे 272 के लिए, तो चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें जो बिन शर्त जो समर्थन दिया, क्योंकि उनकी शर्तें आई नहीं थी सामने, उन्होंने समर्थन दे दिया दूसरे दिन। नीतीश कुमार ने भी अनफॉर्चुनेटली समर्थन दे दिया, जिसका कोई बेस ही नहीं था समर्थन देने का। और इतने में भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में इन्होंने कोई मांग रखी नहीं है मंत्री पद के लिए, जबकि आपको पता है कि इस देश में जब से चंद्रबाबू नायडू राजनीति में आए हैं, सबसे ज्यादा डिमांड करने वाला नेता चंद्रबाबू नायडू है। अटल बिहारी वाजपेयी को हैरान परेशान कर दिया था अपने मांगों से। तो क्या उनका जो वर्गीकरण का सपना था, वो वर्गीकरण लागू हो जाए, इस बेस पर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, या कोई ऐसी राजनीतिक चाल तो नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं लगता बगैर कुछ मांगे समर्थन दिया जाए राजनीति में। और चंद्रबाबू नायडू जैसा, नीतीश कुमार जैसा, तो ये जानबूझकर नीतीश कुमार का सपना पूरा करना, वो तो चाल नहीं है इनकी। नहीं, आपने जो कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी, क्योंकि इनका पॉलिटिकल अलायंस बीजेपी के साथ इलेक्शन के पहले से है। नहीं, टीडीपी का नहीं था, टीडीपी का था जनकल्याण, अटल बिहारी अटल बिहारी ने इस 2024 के इलेक्शन में टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों का पॉलिटिकल अलायंस बीजेपी के साथ था, तो नेचुरली वो उनके साथ जाने वाले थे जी। अब रही बात उन्होंने कुछ मांगा क्यों नहीं, तो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इनका वर्गीकरण का सपना रखना चंद्रबाबू नायडू का, ये मुझे इतना पावरफुल नहीं लगता, क्योंकि वर्गीकरण होने से उनको क्या फायदा है। और रही बात उनका सपना पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये अपन डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपन नहीं बोल सकते जी हाँ, क्योंकि आज भी पॉलिटिकल प्रभाव तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है जी, मगर 100% पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट नाचेगा, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी आज के कंडीशन में पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, नहीं, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, संभावना टाइमिंग जो है, टाइमिंग हो सकता है कि टाइमिंग एक हुआ इसलिए अपना शक ज्यादा जा रहा है,
और हो भी सकता है ऐसा कुछ पॉलिटिकल नहीं 2024 गड़बड़ भी हो सकती है। जी हाँ। अब जिन 7 लोगों ने जजमेंट दिया है उसमें 6 लोगों ने सपोर्ट किया है। जी हाँ। और एक जज ने बेला त्रिवेदी जी ने जो अगेंस्ट में दिया है। अगर बेला त्रिवेदी जी का अगर रिकॉर्ड अपन निकालते हैं तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो जो उनके पास मैटर गया है तो उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में ज्यादा डिसीजन दिए है, ऐसा अपने को दिखता है। अच्छा। शायद बीच में केजरीवाल ने एक याचिका डाली थी। जी हाँ। और वो बेला चौधरी जी के पास गई थी। हाँ। तो उन्होंने विड्रॉल कर ली। अच्छा। तो अगर सिनेरियो देखते हैं तो बेला त्रिवेदी जी यह सपोर्टिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट ऐसा दिखता है। मगर इस केस में शी इज अगेंस्ट दिस डिसीजन। जी। तो इसलिए संभावना के ऊपर कोई निर्णय पे जाना ये मुझे लगता थोड़ा गलत है। नहीं गलत तो है, लेकिन संभावना, टाइमिंग और चंद्रबाबू नायडू का कुछ भी मांगती न रखना, बार्गेनिंग पावर जो अपनाते थे हमेशा, उन्होंने हैरान परेशान करके रखा था सरकारों को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ही था कि इनके साथ नहीं रहा जा सकता, लेकिन पॉलिटिकल मजबूरी होती है। शायद ये मजबूरी अभी भी काम में आई है। बहरहाल वर्गीकरण का मसला तो आया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो दिया, जो अलग अलग जातियाँ जो बिखरी हुई थी एससी में और एसटी में, तो एससी में एक ही जगह पर लाया हूँ एससी के रूप में, जिसमें अभी हाल फिलहाल 59 जातियाँ इंक्लूड है। कम से कम लालच में ही सही, आरक्षण के लालच में ही सही, ये 59 जातियाँ एक जगह पर तो आती है। अभी अगर वर्गीकरण किया जाए तो जातियों में दुराव नहीं होगा? तो दुराव तो होने वाला ही है। वैसे एसटी समाज में दुराव होने वाला ही है। तो इनका दुराव इनडायरेक्टली फायदा किसका है? कांग्रेस का, बीजेपी का? नहीं, इसमें ना कांग्रेस का फायदा है जी, ना बीजेपी का फायदा है, इसमें सिर्फ आरएसएस का फायदा है। अच्छा आरएसएस का फायदा, जो कि इसमें आरएसएस का फायदा है। बीजेपी बोले तो आरएसएस नहीं है। अच्छा, यानी अभी अलग अलग हो गए? अलग अलग नहीं हुए। फिर आरएसएस इज अ कमांडिंग अथॉरिटी, वो कमांड करती है। मगर आरएसएस की भी ये मजबूरी है कि कुछ क्षुद्र जाति के लोगों को भी उनको रखना पड़ रहा है। उनका जो सपना है आरएसएस का, हिंदू राष्ट्र का उनका सपना नहीं है। फिर कौन सा सपना? उनका सपना अभी अगर आपने कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ पॉलिटिकल बीजेपी के लोगों के देखे तो हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं लेते। फिर अभी चाहते क्या? अभी वो बोल रहे हैं कि सनातन राष्ट्र, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है ये तो यहाँ के ओबीसी और बहुजनों को मूर्ख बनाने का एक फार्मूला है। वो हिंदू राष्ट्र ही नहीं चाहते, वो तो सनातन राष्ट्र चाहते हैं। सनातन राष्ट्र में अगर ब्राह्मण ने कोई भी गुनाह किया तो उसको सजा नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र में नहीं है। हिंदू राष्ट्र में श्री रामचंद्र की औरत सीता माई, उनको जो ब्राह्मण लेके भागा रावण उसको जलाते हैं। जी हाँ। मगर सनातन राष्ट्र तो कहता है कि ब्राह्मण ने गुनाह किया तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, यानी तो ये जो फायदा है, हाँ, ये फायदा आरएसएस का है
क्योंकि बाबा साहब ने इस देश की जो 3000 समथिंग जातियां थी उनको 4 कास्ट में अंडर कंट्रोल किया था, ST, SC, OBC और ओपन। तो उसको ब्रेक देने के लिए ये जजमेंट का सहारा RSS वाले ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, इतनी डीप में आपने जानकारी दी है और मैं तो आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि ऐसे सोच RSS वाले रखते हैं। तो अगर ऐसी सोच अगर वो रखते हैं तो भारतीय जनता को अभी सावधान हो जाना चाहिए। और उसमें भी भारतीय जनता में हमारे अम्बेडकर मूवमेंट के जो समाज है, SC वर्ग, OBC वर्ग और हमारे जो नेता है, उन्होंने इस स्टेटमेंट से तो कम से कम सबक लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या पड़ा हुआ है या फंसा हुआ है कोई नहीं बता पा रहा है। क्योंकि RSS की नीतियां 100 साल से जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और आज इन्होंने जो पूरे देश की जनमानस पर कब्जा करके रखा हुआ है और वो कब्जा हटाने के लिए आज हमारे पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, ना महात्मा गांधी है, ना नेहरू, क्योंकि इन तीनों की वजह से भारत देश बना था, ऐसा मैं भी मानता हूँ, हर कोई मानेगा। लेकिन आज नहीं है और हमारा अम्बेडकरी समाज का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, 1956 से ही कोमा में चला। और मैं सोचता हूँ कि सिद्धार्थ जी की जो स्पीच थी, जो उनका संबोधन था, वो गौर करने लायक है और भविष्य अगर हमें हमारा बचाना है तो इनकी बातों का मानना है। बहरहाल ये थे सिद्धार्थ जी गायकवाड़, एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़, हमारे परम मित्र, हमारे बड़े भाई, हमारी बहुजन महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, बहुजन महासंघ के पूर्व अध्यक्ष है और आजकल पब्लिक पार्लियामेंट का जो मीम्स का जो दौर चालू है, जो फेसबुक दुनिया में बहुत अत्यंत पैदा कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप आए। धन्यवाद और आपने बहुत ही बढ़िया किया। नेक्स्ट टाइम आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा और अब सनातन धर्म पर थोड़ी अच्छे से चर्चा करेंगे और सनातन धर्म पर मैं भी थोड़ा अभ्यास करूँगा, क्योंकि इनके किसी भी हिंदू धर्म के जितने भी रामायण है, भागवत है या पुराण है, फिर इनकी जो संस्कृति है उसमें हिंदू शब्द भी नहीं है। सनातन शब्द तो ये अब भी आया है, ये 10-20 सालों में आया हुआ है। इन्होंने जानबूझकर अपने धर्म को लादने का काम करना चाहते हैं। बहरहाल धन्यवाद, आप सबका फिर से स्वागत करना चाहूँगा और अगले एपिसोड में आप सनातन धर्म पर चर्चा सुनेंगे खुद एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़। धन्यवाद।